नमस्कार दोस्तों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम गंगा नदी की सहायक नदियों का अध्ययन करेंगे। इससे पिछली कक्षा में हमने गंगा नदी, उसके उद्गम और उसके विभिन्न प्रयाग और उसकी संपूर्ण यात्रा का अध्ययन किया था। आज हम उसकी सहायक नदियों का अध्ययन करेंगे। गंगा की मुख्य सहायक नदी यमुना नदी है। यह गंगा नदी क्रम की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। इसका उद्गम बद्रीनाथ के निकट बंदर पूंछ चोटी, जो कि 6320 मीटर ऊंची है, के पश्चिमी ढाल पर यमुनोत्री नामक हिमनद से होता है। और यमुनोत्री एक प्रमुख तीर्थ भी है हिंदू धार्मिक मान्यता में। तो इसका जो उद्गम है वो बद्रीनाथ तीर्थ के निकट बंदर पूंछ चोटी के पश्चिमी ढाल पर यमुनोत्री नामक हिमनद से होता है। इसकी कुल लंबाई 1385 किलोमीटर है। ये देखिए यहाँ पर मानचित्र यहाँ पर दिखाया हुआ है। बद्रीनाथ के निकट ये देखिए यहाँ पर यमुनोत्री नामक हिमनद से यमुना नदी का उद्गम होता है। और यह यमुना नदी इलाहाबाद के निकट गंगा नदी में आकर के मिल जाती है। इसकी प्रमुख जो सहायक नदियाँ हैं वो है चंबल, सिंध, बेतवा, केन, इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। और इनकी भी अन्य अलग अलग सहायक नदियां हैं। ये सभी नदियां मिलकर के यमुना नदी के प्रवाह तंत्र का निर्माण करती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चंबल, सिंध, बेतवा और केन, ये नदियाँ इसके दाएं किनारे पर इससे आकर के मिलती है। और ये जो रिंद नदी है ये इसके बाएं किनारे पर इससे आकर के मिलती है। और ये इलाहाबाद के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। और इसके किनारे पर कई नगर भी बसे हुए हैं, जैसे दिल्ली है, मथुरा है, आगरा है, इलाहाबाद है, आदि नगर इसके तट पर किनारे पर बसे हुए हैं। इसके बाद यदि हम इसमें देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी सहायक नदियाँ आकर के मिलती हैं, तो इसमें इसके पर्वतीय भागों में उत्तर की ओर से टोंस नदी इसमें आकर के मिलती है। मैदानी भागों में दाएं किनारे पर इटावा के दक्षिण पश्चिम में चंबल, सिंध, हमीरपुर के निकट बेतवा और प्रयाग के निकट इसमें केन नदी आकर के मिलती है। ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। इसकी विशेषताएं हम देखते हैं। ऐसा माना जाता है कि पूर्व काल में यह अरावली पहाड़ियों के पश्चिम में बहा करती थी तथा थार मरुभूमि में सरस्वती नदी की सहायक नदी या मुख्य शाखा के रूप में प्रवाहित होती थी। ये इसकी विशेषता। ऐसा माना जाता है कि यह प्राचीन काल में अरावली पहाड़ियों के पश्चिम में प्रवाहित होती हुई थार मरुभूमि में सरस्वती नदी की सहायक नदी या मुख्य शाखा के रूप में प्रवाहित होती थी। इलाहाबाद में प्रयागराज के निकट गंगा नदी से मिल जाती है। दिल्ली, आगरा तथा मथुरा इसके तट पर स्थित कुछ महत्वपूर्ण नगर हैं। तो जो यमुना नदी है वो गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी मानी जाती है। दूसरी प्रमुख सहायक नदी है रामगंगा। इसका उद्गम महान हिमालय के दक्षिण में नैनीताल जिले से होता है। इसकी लंबाई 600 किलोमीटर है और कन्नौज के निकट यह गंगा नदी में मिल जाती है। रामगंगा भी गंगा नदी की एक मुख्य सहायक नदी है। इसकी एक अन्य सहायक नदी है गोमती नदी। गोमती नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश में पीलीभीत जिले के 30 किलोमीटर पूर्व में होता है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से 30 किलोमीटर पूर्व में यह निकलती है। इसकी कुल लंबाई 950 किलोमीटर है। लखनऊ, बाराबंकी, जौनपुर आदि जो उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं इनसे होकर के बहती है और गाजीपुर जिले के निकट गंगा नदी से मिल जाती है। तो यमुना नदी इलाहाबाद में, प्रयागराज में मिल जाती है इससे। और जो रामगंगा नदी है, रामगंगा नदी कन्नौज के निकट इससे मिल जाती है। और गोमती नदी गाजीपुर के निकट गंगा नदी से मिल जाती है। इसके बाद आती है घाघरा नदी। घाघरा नदी का उद्गम ट्रांस हिमालय में मापचा चुंगो नामक हिमनद से होता है। ट्रांस हिमालय में इसका उद्गम है मापचा चुंगो नामक हिमनद से। पहाड़ी भागों में इसे कर्नाली या कोणियाली के नाम से जाना जाता है। पहाड़ी भागों में इसे कर्नाली या कोणियाली कहते हैं। और मैदानी भागों के निकट इसे या मैदानी भागों में घाघरा नदी के नाम से जाना जाता है। तो क्रमशः ये
दक्षिण की ओर नदी है। उत्तर की ओर जो नदी इसमें मिल रही थी वो थी इसमें रामगंगा, फिर गोमती, फिर घाघरा नदी। इसकी कुल लंबाई 1080 किलोमीटर है। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो है राप्ती और शारदा। राप्ती और शारदा इसकी दो मुख्य सहायक नदियां हैं। शीश पानी नामक स्थान के निकट एक गहरा गर्त बनाती है और बिहार में छपरा के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। यह नदी बिहार में छपरा के निकट गंगा नदी से मिलती है। यह अक्सर अपना मार्ग परिवर्तित करती रहती है और मार्ग परिवर्तित करने के कारण इससे बाढ़ें भी आती हैं। तो मार्ग परिवर्तन जो है वो हिमालय से निकलने वाली नदियों की प्रमुख विशेषता है। हमने जब उत्तरी भारत और दक्षिण भारत की नदियों का तुलनात्मक अध्ययन किया था तो उसमें ये देखा था कि जो मार्ग परिवर्तन है वो उत्तरी भारत की नदियों की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। ये देखिए यहाँ पर ये तो यमुना नदी है, ये यमुना नदी हो गई। ये गंगा नदी, गंगा के बाद इसमें यहाँ पर आते हैं आप, ये गोमती नदी है, गोमती, इसके बाद ये घाघरा, राप्ती, गंडक, इसके बाद सप्तकोसी आदि नदियाँ क्रमशः इसमें मिलती हुई चली जाती है। और ये इसमें इसके दाएं किनारे पर इससे यमुना नदी मिलती है। यमुना नदी के बाद इससे तमसा नदी, ये तमसा नदी इससे आकर के मिलती है और इससे सोन नदी आगे जाकर के इससे मिलती है। तो ये प्रमुख नदियां हैं जो गंगा नदी से मिलती हैं। इसके बाद अगली नदी है शारदा नदी। इसका उद्गम कुमायूं के पूर्वी भाग में मिलाम हिमनद से होता है। इसे काली अथवा गोरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम काली अथवा गोरी गंगा भी है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां धर्मा, लीसड़, सरयू, पूर्वी रामगंगा आदि है। इनके संगम के बाद यह ब्रह्मदेव के निकट मैदानी भागों में उतरती है, जहां इसे सरयू अथवा शारदा के नाम से जाना जाता है। बहराम घाट के निकट यह घाघरा नदी से मिल जाती है। तो घाघरा नदी की सहायक नदी है शारदा नदी, बहराम घाट के निकट उससे मिल जाती है। इसके बाद आती है राप्ती नदी। राप्ती नदी का उद्गम नेपाल के पिछले भाग में होता है और बरहज के निकट घाघरा से मिल जाती है। जैसा कि अभी हमने मानचित्र में देखा था दोनों नदियों के बारे में। ये देखिए, ये घाघरा नदी, इसमें ये शारदा नदी इसमें आकर के मिल रही है इसके दाएं किनारे से, और राप्ती नदी इसमें आकर के मिल रही है इसके बाएं किनारे से। तो राप्ती और शारदा दोनों घाघरा नदी की सहायक नदियाँ हैं। और उसके ठीक पहले गोमती नदी इससे गाजीपुर के निकट आकर के मिलती है, और घाघरा जो नदी है ये इससे आकर के गंगा नदी से आकर के मिलती है। और इसकी दो सहायक नदियाँ हैं शारदा और राप्ती। और घाघरा जो नदी है वो छपरा के निकट गंगा नदी से मिल जाती है, और गंगा नदी से मिलने के पूर्व इसमें शारदा और राप्ती दो नदियाँ आकर के मिलती है। इसके बाद आती है दोस्तों गंडक नदी। गंडक नदी का उद्गम नेपाल हिमालय में 7600 मीटर की ऊंचाई से है। ये नेपाल से निकलती है, इसका उद्गम नेपाल हिमालय से है। इसे पहाड़ी भागों अर्थात नेपाल में सालिग्रामी तथा मैदानी भागों में नारायणी कहा जाता है। सालिग्रामी इसलिए कहते हैं कि ये बड़ी मात्रा में गोल और चिकने पत्थर बहा करके लाती है, क्योंकि नदी जब पर्वतीय भागों से उतरती तो छोटे छोटे चट्टानों के टुकड़े इसके साथ बहते हुए चलते हैं और घिस करके बिल्कुल गोल हो जाते हैं। ऐसे गोल और चिकने पत्थर जो होते हैं उन्हें सालिग्राम के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार के गोल चिकने पत्थर बड़ी मात्रा में बहा कर लाने के कारण इसे मैदानी भागों में नारायणी तथा पहाड़ी भागों में सालिग्रामी के नाम से जाना जाता है। इसकी सहायक नदियाँ हैं। इसकी लंबाई भारत में 730 किलोमीटर है। काली गंडक तथा त्रिशूल गंगा इसकी मुख्य सहायक नदी है। घाघरा की तरह यह भी मार्ग परिवर्तित करने के लिए विख्यात है। जैसा कि आपको बताया था मैंने, हिमालय के जो नदियाँ हैं वो मार्ग परिवर्तन के लिए विख्यात हैं। सोनपुर के निकट यह गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये गंगा नदी की एक मुख्य सहायक नदी है। इसके बाद आती है दोस्तों कोसी नदी। कोसी नदी का उद्गम या इसकी मुख्य धारा का उद्गम अरुण इसकी मुख्य धारा है, जिसका उद्गम पूर्वी नेपाल में गोसाई थान के उत्तर से निकलती है। एवरेस्ट और कंचनजंगा के मध्य प्रवाहित होते हुए इसमें अनेक सहायक नदियाँ व जलधाराएं आकर के मिलती है। तो उसकी मुख्य जो शाखा है अरुण, वो पूर्वी नेपाल में गोसाई थान के उत्तर से निकलती है। बाद में इसमें अन्य धाराएं और सहायक नदियाँ आकर के मिलती रहती हैं। सर्वप्रथम इसमें थारू नदी आकर के मिलती है। इसके पश्चात इसमें तामूर कोसी और सून कोसी आकर के मिलती हैं तथा ऊपरी भागों में से अरुण या अरुणा के नाम से जाना जाता है। शिवालिक पहाड़ियों को पार करके कोसी एक विशाल जलोढ़
पंख का निर्माण करती है। जलोढ़ पंख का तात्पर्य होता है जब नदी पहाड़ी ढालों से उतर करके मैदानी भागों में प्रवेश करती है तो अपने साथ लाई गई बारीक मिट्टी को दूर तक फैला देती है, जिससे एक पंख के समान एक मैदानी भाग निर्मित होता है जो कि दूर से देखने पर पंख के समान दिखाई देता है। इसे जलोढ़ पंख कहते हैं। जलोढ़ पंख बनाती हुई जयनगर नामक स्थान पर मैदानी भागों में प्रवेश करती है। इस नदी ने भी अनेक बार मार्ग परिवर्तित किए हैं। वर्षा काल में अत्यंत विनाशकारी होती है। इसे बिहार का शोक भी कहते हैं। तो कोसी नदी जो है वो भी अपना मार्ग परिवर्तित करने के लिए विख्यात है। तो जितनी भी मुख्य सहायक नदियां हैं गंगा की, जो कि इसके बाएं किनारे पर आकर के मिलती है, वो मार्ग परिवर्तित करने के लिए विख्यात हैं, क्योंकि सबके सब हिमालय से निकलती है और अपने अपरदन की अभी युवावस्था में है, तो वह सभी मार्ग परिवर्तन के लिए विख्यात है। तो कोसी नदी भी मार्ग परिवर्तन के लिए विख्यात है, अतः इसे बिहार का शोक कहा जाता है। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से गंगा में मिलने वाली सबसे बड़ी नदी है। एक अन्य नदी है बूढ़ी गंडक नदी। सोमेश्वर पहाड़ी के पश्चिमी ढाल से इसका उद्गम होता है और मुंगेर के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। और एक अन्य नदी है टोंस नदी। इसे तमसा नदी भी कहते हैं, अभी आपको मैंने मानचित्र में बताया भी था। यह प्रायद्वीपीय पठार से निकलकर गंगा में मिलने वाली नदी है। इसका उद्गम कैमूर श्रेणी में तमसा कुंड से होता है, संस्कृत में इसे तमसा कहते हैं। अनेक जलप्रपात भी बनाती है, जिनमें 110 मीटर ऊंचा बिहार जलप्रपात प्रसिद्ध है। सिरसा के निकट यह गंगा नदी से मिल जाती है। इसके बाद है सोन नदी। ये भी पठारी भागों से निकलकर ही गंगा नदी में मिलती है। यह सोन या स्वर्ण नदी के नाम से विख्यात है। इसका उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। विंध्यन श्रेणियों को पार करते हुए अनेक जलप्रपात बनाती है। इसकी सहायक नदियाँ बनास, गोपद, रिहंद तथा कुन्हड़ आदि हैं। वर्षा काल में विकराल रूप धारण कर लेती है। पहले यह पटना के निकट या पटना के नीचे गंगा नदी से मिलती थी, परंतु अब क्रमशः पश्चिम की ओर खिसकती जा रही है। तो इस प्रकार गंगा नदी का जो अपवाह क्रम है वो हिमालयी तथा प्रायद्वीपीय भारत दोनों ही नदियों से पूरा होता है। प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं वो सोन और टोंस, दो नदियां इसमें आकर के मिलती है। इसके अलावा जो दाएं किनारे पर मिलने वाली नदी है उनमें मुख्य जो नदियां हैं वो आपके एक तो यमुना नदी है, क्योंकि यमुना नदी इसके दाएं किनारे पर मिलने वाली प्रमुख नदी है। और उसकी जो अन्य जो कई सहायक नदियां हैं, क्योंकि जो यमुना नदी है वो जो इसके पश्चिम का जल है वो बहा करके गंगा नदी में लेके चली जाती है। तो यमुना नदी में जैसे चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है, ये सभी नदियाँ यमुना नदी में मिल जाती है और ये यमुना नदी गंगा नदी में मिल जाती है। उसके बाद ये तमसा नदी इसमें आकर के मिलती है। ये तमसा नदी है जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे भी, तमसा या टोंस नदी। और इसके बाद ये है सोन नदी जो कि आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये जो दो नदियाँ हैं ये प्रायद्वीपीय पठारी भागों से निकल करके और गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। तो इस प्रकार से गंगा नदी का जो प्रवाह तंत्र है वो हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा तथा प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियों के द्वारा, दोनों नदियों के द्वारा संपूर्ण होता है। इसकी सहायक नदियों में हिमालय से निकलने वाली और प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली दोनों नदियों का स्थान काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है। और इसी प्रकार यह संपूर्ण उत्तरी भारत का जल लेकर के और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। हिमालय से जो निकलने वाली नदियां हैं वो भी युवावस्था में हैं तथा दक्षिण पश्चिम से मिलने वाली प्रायद्वीपीय भारत की नदियां अध्यारोपित प्रवाह प्रस्तुत करती, यानी वो जो पठारी भागों हैं, पठारी भागों पर अपदन करती हुई विपरीत दिशा में प्रवाहित होकर के गंगा नदी से मिल जाती है, इसलिए इसे अध्यारोपित प्रवाह के नाम से जाना जाता है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। ये गंगा और उसकी सहायक नदियों के बारे में था। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।